हम्म, कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही मतलब शानदार रेस्टोरेंट की रसोई है हम्म। और वहाँ एक मास्टर शेफ एक बेहद जटिल सी डिश तैयार कर रहा है। वो बहुत ही कुशलता से, बहुत तेज गति से सब्जियां काट रहा है, मसालों का एकदम सटीक संतुलन बना रहा है। हाँ, वो कढ़ाई के तापमान को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहा है। बिल्कुल। और बीच बीच में उसे चख भी रहा है ना? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर उस शेफ को ये सब करते हुए मतलब घंटों तक ध्यान से देख रहा है। अच्छा। देखने वाले को एक एक कदम याद हो जाता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पूरी तरह समझ आ गया है। लेकिन जब उस व्यक्ति को रसोई में भेजा जाए, उसे चाकू थमा दिया जाए और बिना किसी मदद के वही डिश बनाने के लिए कहा जाए, तो क्या वो बना पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। है ना? जब उसने कभी प्याज काटते समय अपनी उंगलियों का संतुलन ही नहीं बनाया, कभी कढ़ाई की वो आंच महसूस ही नहीं की, तो क्या सिर्फ देखने भर से वो शेफ बन सकता है? बिल्कुल नहीं। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। तो चलिए आज के विषय की थोड़ी परतें खोलते हैं। आज की ये गहन चर्चा तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित शिवा नारायण के लेखों और उनके शोध कार्यों पर आधारित है। हमारा मुख्य विषय है कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम की कमियां और सीखने की क्षमता को अनलॉक करना। हाँ, और ये मास्टर शेफ वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। ये उस बहुत बड़े भ्रम को उजागर करती है जिसमें मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था सदियों से फंसी हुई है। बिल्कुल। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई शिक्षक बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या कर रहा है तो सामने बैठे छात्रों को वो ज्ञान पूरी तरह से मिल रहा होगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होता। आज हम जिन शोध पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं वे इस धारणा को जड़ से उखाड़ देते हैं। ये शोध इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण यानी जो टीचिंग है वो केवल एक बाहरी प्रक्रिया है, मतलब एक तरह का प्रदर्शन है बस। और ये सिर्फ जानकारी के प्रदर्शन का एक तरीका है, जबकि ज्ञान को असल में ग्रहण करना, जिसे हम लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं, वो मस्तिष्क के अंदर होने वाली एक अत्यंत जटिल और शारीरिक मतलब आंतरिक प्रक्रिया है। और यही बात हमारी इस चर्चा की मूल मिशन को तय करती है। हमें आज यही समझना है कि क्यों हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जहां शिक्षक लगातार बोलते हैं और छात्र चुपचाप सुनते हैं, वो वास्तविक ज्ञान का निर्माण करने में इतनी बुरी तरह विफल हो रही है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह खोजना है कि कैसे मस्तिष्क विज्ञान या ब्रेन साइंस इस सीखने के संकट का एक ठोस समाधान प्रस्तुत कर सकता है। अगर उस शेफ वाली बात पर वापस लौटें, हाँ। तो ये सवाल उठता है कि अगर सिर्फ देखने और सुनने से कोई इंसान कोई कौशल नहीं सीख सकता, तो हम अच्छे शिक्षण को ही अच्छी शिक्षा का पैमाना क्यों मान बैठे हैं? हाँ। ये तो पूरी शिक्षा प्रणाली के डिजाइन की सबसे बड़ी खामी लगती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि शोध के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण या इफेक्टिव टीचिंग वास्तव में एक बहुत बड़ा मिथक है। वाकई एक मिथक है। बिल्कुल। आज के हमारे स्कूल केवल टॉकिंग क्लासरूम बनकर रह गए हैं। जरा एक आम क्लासरूम की कल्पना करें, वहां होता क्या है? शिक्षक पूरे समय बोलते हैं, समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। बिल्कुल। और समस्याओं को सुलझाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक हर दिन शारीरिक और मानसिक रूप से अभ्यास कर रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वे लगातार अपना स्वयं का ब्रेन पेज विकसित कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब शिक्षक खुद सीख रहे हैं। एकदम सही। यही कारण है कि एक शिक्षक दिन ब दिन अपने विषय का और भी बड़ा विशेषज्ञ बनता जाता है, क्योंकि वो लगातार क्रियाशील है। लेकिन दूसरी ओर जो छात्र चुपचाप बेंच पर बैठे हैं, उनके दिमाग केवल साइलेंट ब्रेन्स बनकर रह जाते हैं। साइलेंट ब्रेन्स, ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली शब्द है। लेकिन अगर छात्र कक्षा में लगातार सुन रहे हैं, शिक्षक की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ तो उनके दिमाग में जा ही रहा होगा। क्या ऐसा संभव है कि उनका दिमाग पूरी तरह से निष्क्रिय हो? यहाँ पर न्यूरोसाइंस और मिरर न्यूरॉन्स की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक हो जाता है। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ। वर्बल क्लासरूम में जहाँ शिक्षक लगातार लेक्चर दे रहे होते हैं, वहाँ छात्र उस ज्ञान या उस विषय की गहराई को आत्मसात नहीं करते। इसके बजाय छात्रों के मस्तिष्क में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स केवल सुनने के व्यवहार की नकल करने लगते हैं। ओहो, मतलब वो सिर्फ सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं? एक तरह से हाँ। इसे ऐसे समझें कि मस्तिष्क विषय को प्रोसेस नहीं कर रहा है, बल्कि वह चुपचाप बैठने, शिक्षक की ओर देखने और ध्यान से सुनने का अभिनय करना सीख रहा है। बाप रे। क्योंकि वहाँ छात्रों की शारीरिक भागीदारी एकदम शून्य है।
वे खुद ना तो कुछ लिख रहे हैं, ना कोई चित्र बना रहे हैं, ना कोई निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मस्तिष्क उस दी गई जानकारी को कभी भी दीर्घकालिक स्मृति मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी या किसी स्थायी कौशल में बदल ही नहीं पाता। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली भी इसी भ्रम को पाल रही है, क्योंकि हम केवल रट्टा मारने की क्षमता को इनाम देते हैं। बिल्कुल। छात्र परीक्षा पास करने के लिए उस जानकारी को किसी तरह अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जमा कर लेते हैं, और जैसे ही परीक्षा की कॉपी जमा होती है वो सारा ज्ञान भी हवा हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन मैंने शोध में ये भी पढ़ा है कि शिक्षक बहुत भारी दबाव में काम करते हैं। तो क्या हम यहाँ इस पूरी विफलता के लिए शिक्षकों को दोषी ठहरा रहे हैं? क्या ये सब शिक्षकों की गलती है कि वे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं? अब एक बहुत बड़े सिलेबस को पूरा करने की समय सीमा और मतलब लंबे कार्य घंटों के बीच काम करते हैं। बिल्कुल, उन पे बहुत प्रेशर होता है। समस्या शिक्षकों की नीयत या उनकी क्षमता की नहीं है, समस्या इस पूरी व्यवस्था के डिजाइन की है। इस सिस्टम ने स्कूल के उस कीमती समय को, जो असल में छात्रों के सीखने के लिए होना चाहिए था, उसे केवल पढ़ाने के प्रदर्शन में बर्बाद करने का एक ढांचा तैयार कर दिया है। ये बात मुझे होमवर्क की तरफ ले जाती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा एहसास है कि होमवर्क का वजूद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि क्लासरूम का ये टॉकिंग मॉडल पूरी तरह फेल हो गया है। बिल्कुल 100%। जरा सोचिए, एक बच्चा दिन के 6 या 7 घंटे स्कूल में बिताता है। अगर वहां वास्तव में लर्निंग या ज्ञान का हस्तांतरण हो रहा होता तो उसे घर आकर फिर से घंटों पढ़ाई क्यों करनी पड़ती? सही बात है। सिस्टम ने स्कूल में सिर्फ जानकारी डिलीवर की और असली सीखने की जिम्मेदारी घर पर धकेल दी। घर को ही एक दूसरी शिफ्ट का स्कूल बना दिया जाता है और माता पिता को मजबूरन उन शिक्षकों की भूमिका निभानी पड़ती है जिसके लिए ना तो उनके पास समय है और ना ही कोई ट्रेनिंग। एकदम सटीक विश्लेषण है। शोध साफ तौर पर यह वकालत करता है कि सीखने की ये पूरी प्रक्रिया स्कूल के घंटों के भीतर ही पूरी होनी चाहिए। स्कूल में ही सब कुछ होना चाहिए। तो जब ये स्पष्ट हो गया कि केवल सुनने से पढ़ाई नहीं होती और जानकारी डिलीवर करना ज्ञान नहीं है, तो अगला तार्किक कदम ये समझना है कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में सीखता कैसे है। बिल्कुल। और ये हमें न्यूरोसाइंस और सीखने के वास्तविक इंजन की गहराई में ले जाता है, जिसे स्रोत में लर्नोग्राफी का नाम दिया गया है। हाँ, यहाँ विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैंने लर्नोग्राफी के बारे में पढ़ा है कि ये कन्वेंशनल कॉग्निटिव साइंस से बहुत अलग है। बहुत अलग है, हाँ। मतलब पारंपरिक शिक्षा ये मानती है कि सीखना सिर्फ सोचने समझने तक सीमित है, लेकिन लर्नोग्राफी कहती है कि सीखना एक मोटर अनुभव है, यानी ये शरीर की गति और एक्शन से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। अगर मैं एक नई एनालॉजी का उपयोग करूं, तो पारंपरिक शिक्षण कंप्यूटर में केवल फाइल डाउनलोड करने जैसा है जो शिक्षक करता है, लेकिन लर्नोग्राफी और ये मोटर साइंस उस सॉफ्टवेयर को असल में इंस्टॉल करने और उसे रन करने जैसा है ना? बहुत ही शानदार तुलना है। इस इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए शोध में ज़ीद की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ज़ीद, ये क्या है? ज़ीद मतलब ZEID। ये ज्ञान के हस्तांतरण का सबसे छोटा कण है। इसे आप ज्ञान का DNA कह सकते हैं। अच्छा, ज्ञान का DNA। हाँ, ये सीखने की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे मस्तिष्क ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पेच ये है कि मस्तिष्क इस ज़ीद को केवल सुनकर प्रोसेस नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करता है? जब तक छात्र शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होते, जैसे खुद अपने हाथों से समस्याओं को हल करना, अपने नोट्स बनाना, चित्र बनाना, तब तक ये ज़ीद उनके मस्तिष्क के गहरे सर्किट्स तक नहीं पहुंचता। शारीरिक गति ही वो चाबी है जो मस्तिष्क में ब्रेन पेज मॉड्यूल का निर्माण करती है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो ये है कि बच्चों को ये शारीरिक मेहनत या खुद से सीखने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब खुद से गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करना या कोई जटिल सिद्धांत समझना बहुत ही उबाऊ और निराशाजनक हो सकता है। मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जो उन्हें हार मानने से रोकता है? यहीं पर मस्तिष्क के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से खेल में आते हैं, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस। एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की, जो हमारी भावनाओं और उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। यह सिस्टम सीखने के जुनून को संचालित करता है। अच्छा। जब कोई बच्चा खुद किसी चीज की खोज कर रहा होता है, तो एमिगडाला ही यह तय करता है कि वो प्रक्रिया उसके लिए रोमांचक है
और दूसरी तरफ है हाइपोथैलेमस, जिसे शोध में मास्टर ब्रेन का दर्जा दिया गया है। मास्टर ब्रेन। हाँ। सीखने की प्रक्रिया में हमेशा कठिनाई आती है। जब कोई मुश्किल सवाल सामने आता है तो जो चीज हार ना मानने का जज्बा देती है, जो मानसिक दृढ़ता या ग्रिट प्रदान करती है, वो यही हाइपोथैलेमस है। यह जटिल विषयों से जूझने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। अरे वाह, इसका मतलब है कि एक सफल क्लासरूम वो बिल्कुल नहीं है जहां एकदम सन्नाटा हो और बच्चे बिना हिले डुले बैठे हों। बिल्कुल नहीं। असल में एक शांत क्लासरूम का मतलब है कि बच्चों का एमिगडाला और हाइपोथैलेमस पूरी तरह से सोए हुए हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आती है। जी। मतलब हम मस्तिष्क विज्ञान की इन गहरी बातों को, इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को एक असली क्लासरूम में कैसे लागू कर सकते हैं, जहां एक साथ 40 या 50 बच्चे बैठे हों? इस पूरी मोटर साइंस को जमीन पर उतारने का तरीका क्या है? इसी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब तक्षशिला मॉडल है। तक्षशिला मॉडल। हाँ, इस मॉडल में क्लासरूम के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह से पलट दिया जाता है। इसमें एक बड़ी कक्षा को मिनिएचर स्कूल्स या छोटे छोटे स्कूलों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब कक्षा के अंदर ही छोटे स्कूल? बिल्कुल। यहाँ कोई भी छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं रहता, बल्कि वे स्वयं छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर्स बन जाते हैं। ज्ञान का हस्तांतरण सहपाठियों के बीच यानी पीयर टू पीयर होता है। मैंने शोध में डेफिनेशन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ा है, जी, जिसका उपयोग ये छोटे शिक्षक करते हैं। बिल्कुल। पारंपरिक स्कूलों में तो बच्चे डिक्शनरी जैसी एक रटी रटाई परिभाषा याद कर लेते हैं। हाँ, और वही सबसे बड़ी गलती है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब दो बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं तो ये स्पेक्ट्रम असल में काम कैसे करता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इससे ऐसे समझते हैं। जब एक शिक्षक पूरी कक्षा को पढ़ाता है तो वह एक ही उदाहरण देता है। बिल्कुल, सबके लिए एक ही उदाहरण। लेकिन जब बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं तो वे अपने अपने जीवन के अनुभव लेकर आते हैं। मान लीजिए वे भौतिक विज्ञान का कोई नियम समझ रहे हैं। एक बच्चा क्रिकेट की गेंद फेंकने का उदाहरण देकर उसे समझाएगा, जबकि दूसरा बच्चा साइकिल चलाने का उदाहरण देगा। अच्छा, तो अलग अलग नजरिया मिल रहा है। हाँ, और जब मस्तिष्क एक ही सिद्धांत को अलग अलग संदर्भों और उदाहरणों के माध्यम से प्रोसेस करता है तो वह उनके बीच का अंतर्निहित तर्क या कॉमन लॉजिक पकड़ लेता है। ओहो, समझ गया। इसी को डेफिनेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे सोच अत्यधिक लचीली बनती है और रटने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये विचार सैद्धांतिक रूप से तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है कि बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं और ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। इससे वो डर भी खत्म हो जाएगा जो अक्सर पारंपरिक पढ़ाई में होता है। बिल्कुल, सीखने की खुशी वापस आ जाती है। लेकिन मुझे एक शंका है यहाँ। मैं खुद एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ 50 बच्चे समूहों में बंटकर एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से अव्यवस्था या मतलब कियोस का केंद्र नहीं बन जाएगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है ना? मतलब बच्चे बिना किसी शिक्षक के ज्ञान को कैसे संभालेंगे? क्या वहाँ सिर्फ शोर शराबा नहीं मचेगा? कोई भी भारी व्यक्ति जब इस क्लासरूम को देखेगा तो उसे ये शोर लग सकता है, लेकिन शोध स्पष्ट करता है कि ये बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं है। अच्छा, ये पूरी तरह से एक अत्यंत अनुशासित और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसे थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल कहा जाता है। थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल, ये काफी तकनीकी शब्द है। ये इस शोर शराबे को कैसे नियंत्रित करता है? खास लय या ब्रेन रिदम्स में काम करता है। जब बच्चे छोटे समूहों में संवाद कर रहे होते हैं तो वे अपनी मर्जी से नहीं चिल्ला रहे होते हैं, बल्कि वे वास्तव में मस्तिष्क के इसी प्राकृतिक लय के अनुसार ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड और गाइडेड एनवायरनमेंट होता है। यानी जो हमें अव्यवस्था लग रही है वो असल में मस्तिष्क का अपना संगीत है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। ये मानव निर्मित व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये खुद मस्तिष्क के डिजाइन द्वारा निर्देशित एक प्राकृतिक व्यवस्था है। ये बहुत ही गहरा विचार है। इसी से जुड़ा हुआ एक और टूल मैंने शोध में पढ़ा, डाल्बे, यानी डायनामिक एंड लाइव ब्लैक बोर्ड इफेक्ट। हाँ, डाल्बे बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोध कहता है कि बच्चों को खुद ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक बच्चा अपनी कॉपी में बेंच पे बैठकर लिखे या फिर अपनी जगह से उठकर ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर लिखे। मस्तिष्क के लिए इन दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है? ये अंतर सूक्ष्म नहीं बल्कि बहुत ही विशाल है और ये सीधे तौर पर हमारी शारीरिक संरचना से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? जब कोई बच्चा बेंच पर बैठकर कॉपी में लिखता है
तो वो केवल फाइन मोटर स्किल्स यानी अपनी उंगलियों का उपयोग कर रहा होता है। उसका शरीर लगभग शिथिल होता है। हाँ, सिर्फ उंगलियों से चल रही होती है। लेकिन डाल्बे में स्थिति बिल्कुल अलग होती है। जब बच्चा उठकर ब्लैकबोर्ड तक जाता है तो उसे अपना संतुलन बनाना पड़ता है। वो चौक पकड़कर अपने पूरे हाथ और कंधों का उपयोग करता है। वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का उपयोग करता है। तो शरीर की ये बड़ी हरकत मस्तिष्क पर अलग तरह से असर डालती है। बिल्कुल। इस शारीरिक गतिविधि के कारण मस्तिष्क का सेरेबेलर हिस्सा, जो हमारी गतिविधियों और संतुलन को नियंत्रित करता है, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। सेरेबेलर हिस्सा। हाँ, इसे शोध में सेरेबेलर लर्नोग्राफी कहा गया है। ब्लैकबोर्ड पर खड़े होकर जगह घेर कर और पूरे शरीर का उपयोग करके लिखने से ज्ञान सिर्फ दिमाग की सतह पर नहीं रहता, बल्कि वह मस्तिष्क की गहरी परतों में छप जाता है और एक स्थायी कौशल में तब्दील हो जाता है। एकदम सही। इसीलिए जो शिक्षक सालों से ब्लैकबोर्ड पर लिख रहे हैं, वे बिना किताब देखे घंटों पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका सेरेबेलर हिस्सा उस ज्ञान को उनके शरीर की स्मृति में ढाल चुका है। वाकई ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाला विचार है। हम हमेशा सोचते थे कि सीखना तब होता है जब शरीर पूरी तरह से स्थिर हो, चुपचाप बैठे हों और सिर्फ आंखें और कान काम कर रहे हों, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन असल में असली सीखना तब होता है जब एक छात्र शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पूरी तरह से किसी कार्य में उलझा हुआ हो, जब वो अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा हो। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा को केवल परीक्षा के अंकों के तराजू पर तौलना कितना गलत है। बिल्कुल। जब हम ब्रेन पेज विकसित करने पर ध्यान देंगे तो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए जानकारी नहीं रटेंगे, वे जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने, नई चीजें बनाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें तो सुनने वालों के लिए ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि शिक्षा प्रणाली को शिक्षण केंद्रित यानी टीचिंग सेंटर्ड से हटाकर मस्तिष्क केंद्रित यानी ब्रेन सेंटर्ड बनाने का समय आ गया है। एकदम सही। समाज के तौर पर नीति निर्माताओं और हम सबको ये समझना होगा कि पढ़ाना और सीखना दो एकदम अलग दुनिया हैं। ज्ञान तब तक दिमाग में प्रवेश नहीं करता जब तक कि उसमें मोटर एंगेजमेंट या शारीरिक भागीदारी शामिल न हो। हम ज्ञान के केवल मूक दर्शक बने नहीं रह सकते, हमें खुद मैदान में उतरना ही होगा। और इसी संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा विचलित करने वाला सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर हम इस शोध के उस मूल सिद्धांत को याद रखें कि मस्तिष्क को गहराई से सीखने के लिए, अपने ब्रेन पेज बनाने के लिए मोटर एंगेजमेंट, संघर्ष करने और दूसरों को सिखाने की इतनी अधिक आवश्यकता होती है, हाँ, तो हमें आज के इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डिजिटल युग के परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। वो ये वास्तव में एक डरावना पहलू है। आज हम हर छोटी बड़ी समस्या के रेडीमेड उत्तरों के लिए AI पर निर्भर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। को जरूरत है, हम उसे पूरी तरह से तकनीक को आउटसोर्स कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या आज की ये पीढ़ी अनजाने में अपने मस्तिष्क के ब्रेन पेज बनाने की उस प्राकृतिक क्षमता को हमेशा के लिए पंगु बना रही है? बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या हम जानबूझकर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोगों के पास दुनिया भर की जानकारी तो एक क्लिक पे उपलब्ध होगी, लेकिन उस जानकारी को प्रोसेस करने, उससे कुछ नया बनाने या असल जीवन में लागू करने का कौशल बिल्कुल खत्म हो चुका होगा? मतलब हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो केवल साइलेंट ब्रेन से भरा हुआ है? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर सबको स्वयं मनन करना चाहिए। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो केवल शिक्षाविदों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए सोचने योग्य है जो इस डिजिटल युग में जी रहा है। बिल्कुल। अगर सीखना एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है तो मनुष्य को यह तय करना होगा कि वो अपने जीवन में सिर्फ एक दर्शक बने रहना चाहता है या एक कर्ता। ज्ञान तब तक किसी का अपना नहीं होता जब तक कि वो स्वयं संघर्ष करके उसे अपने ब्रेन पेज पर न उकेरे। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।